नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस वर्ल्ड के विशेष करंट अफेयर्स कार्यक्रम करंट एक्सप्रेस। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं अनुराग पांडे। कोरोना वायरस के प्रभाव पर मूडीज ने जारी की रिपोर्ट। कहा, कोविड-19 के कारण कंपनियों और संस्थाओं की साख में आई है अल्पकालिक गिरावट। भारतीय रेलवे साल 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना को कर रही है तैयार। देश के उद्योगों की परिवहन लागत को कम करना है रेल योजना 2030 का मकसद। भारत उज्बेकिस्तान के बीच हो रहा है संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 10 सेकंड का आयोजन। सामरिक रिश्तों की मजबूती व आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के उद्देश्य से हो रहा है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास का आयोजन। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मिली मंजूरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के जरिए मिलने वाला ये फंड। तो चलिए आज की इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस पर एक ग्लोबल रिपोर्ट में मूडीज ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न साख चुनौतियां काफी हद तक मौजूद हैं। अग्रणी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा कि कोविड-19 के कारण कंपनियों और संस्थाओं की साख में जो गिरावट आई है वो अल्पकालिक ही है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के मामले में दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं वर्ष 2022 से पहले तक महामारी पूर्व के स्तर पर नहीं पहुंचेंगी। मूडीज के मुताबिक महामारी की रफ्तार धीमी होने के बाद पॉलिसी एक्शंस इकोनॉमिक एक्टिविटी और फाइनेंशियल मार्केट को सहारा देंगे। पॉलिसी मेकर्स लंबे समय तक इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करते रहेंगे और कुछ मामलों में वे वर्षों तक सहारा देंगे। मूडीज ने उम्मीद जताई है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेज होने पर इस साल 2021 में महामारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इससे सरकारों को लॉकडाउन से जुड़े निर्देशों में ढील देने में मदद मिलेगी। हालांकि जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम धीमी रहेगी वहां कोरोना संक्रमण से जुड़ी चिंताएं बनी रहेंगी। मूडीज के मुताबिक टीकाकरण में तेजी को देखते हुए इस साल महामारी की व्यापकता और संक्रमण संख्या घटेगी। इससे दुनिया भर की सरकारों को धीरे धीरे लॉकडाउन पूरी तरह खत्म करने में मदद मिलेगी व आर्थिक गतिविधियों में और तेजी आएगी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस या मूडीज के बारे में आपको बताएं तो मूडीज अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। ये कंपनी बनी थी साल 1909 में और इसे बनाया था जॉन मूडी ने। इस कंपनी को बनाने के पीछे जॉन मूडी का मकसद था कि स्टॉक मार्केट और बॉन्ड की रेटिंग बताया जाए। मतलब ये बताना है कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बॉन्ड खरीदने पर ज्यादा मुनाफा हो सकता है। इसके लिए जॉन मूडी ने स्टॉक मार्केट और बॉन्ड की रेटिंग किया करते थे। मूडीज की इन्वेस्टर सर्विस वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जारी किए गए बॉन्ड पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान के लिए भी जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच ग्रुप दुनिया भर की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ये मानकीकृत रेटिंग पैमाने का इस्तेमाल करके उधारकर्ताओं की साख को रैंक करता है, जिसका इस्तेमाल डिफॉल्ट के मामले में अपेक्षित निवेशक हानि को मापने के लिए करते हैं। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना यानी NRP तैयार की है। रेल योजना 2030 का मकसद देश के उद्योगों की परिवहन लागत को कम करना है। राष्ट्रीय रेल योजना के बारे में आपको और बताएं तो केंद्रीय रेल मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय रेल योजना को परिचालन क्षमता और वाणिज्यिक नीति दोनों पहलों के आधार पर रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मालभाड़े में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि रेलवे नेटवर्क को यातायात के अन्य साधनों के साथ सुसंगत और एकीकृत करेगा तथा देश भर में निर्बाध मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क प्राप्त करने के लिए तालमेल बढ़ाएगा। इस योजना के तहत दिसंबर 2023 तक रेलवे की बड़ी लाइन का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह टियर 2 श्रेणी के 2 शहरों और टियर 1 श्रेणी के शहरों के बाहरी हिस्सों में मेट्रो रेल सिस्टम तैयार होगा। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा और पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक शुरू हो जाएगा। आगे चलकर भविष्य में पूर्वी तटीय गलियारा, पूर्वी पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा शुरू होगा। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के मुख्य उद्देश्यों के बारे में आपको बताएं तो माल तथा यात्रियों हेतु आसान आवागमन उपलब्ध कराना तथा विश्वसनीय, सुरक्षित और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा रेल परिवहन के आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना कर तथा इसके यातायात के अन्य साधनों के पूरक के रूप में विकसित आर्थिक वृद्धि को तीव्रता प्रदान करना है। इन सब के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सामरिक आवश्यकता को पूरा करना
साथ ही एक आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी रेल परिवहन प्रणाली का निर्माण करना राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के मुख्य उद्देश्यों में शुमार है। सामरिक रिश्तों की मजबूती व आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प ले भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास डसलिक-2 का आयोजन हो रहा है। देखा जाए तो भविष्य में वैश्विक संकट आतंकवाद से निपटने में ये दोनों देशों की सेनाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि इस युद्ध अभ्यास में भारत व उज्बेकिस्तान अपनी सर्वोच्च युद्ध तकनीक को साझा करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है। अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इस बार उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 45 सैनिक अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों सैन्य दल संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी या ग्रामीण या शहरी परिदृश्यों में आतंकवाद रोधी अभियानों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा करेंगे। इसके अलावा सत्यापन अभ्यास दोनों सेनाओं के सैनिकों के लिए एक परीक्षण होगा, क्योंकि वे ऐसे परिदृश्यों में वास्तविक संचालन की चुनौतियों का सामना करेंगे। ये संयुक्त अभ्यास निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच बढ़ती सैन्य और राजनयिक संबंधों को गति प्रदान करेगा और आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों के मजबूत संकल्प को भी दर्शाता है। यहाँ पर आपको भारत उज्बेकिस्तान के संबंध के बारे में बताएं तो भारत का उज्बेकिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी के 3 कारण हैं। इनमें पहला, इससे अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होने में आसानी होगी तथा कट्टरवाद के विस्तार को रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा, मध्य एशिया के साथ अच्छे संबंध से ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और भारत की घरेलू ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा तीसरा कारण आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद होगा, जिसके कारण गहरे व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकेंगे। इन सबके अलावा आपको बता दें कि भारत उज्बेकिस्तान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जहां चीन पहले ही भौगोलिक समीपता का लाभ उठाते हुए अपना प्रभाव जमा चुका है। उज्बेकिस्तान 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशिया अपनी भौगोलिक स्थिति और समृद्ध खनिज और हाइड्रोकार्बन संसाधनों के कारण महाशक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है। अगर उज्बेकिस्तान की भौगोलिक स्थिति का जिक्र करें तो उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान से 135 किलोमीटर, कजाकिस्तान से 2203 किलोमीटर, किर्गिस्तान से 1099 किलोमीटर, तजाकिस्तान से 1116 किलोमीटर तथा तुर्कमेनिस्तान से 1621 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़ा हुआ है। इन सबके अलावा उज्बेकिस्तान एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। इसकी कुल आबादी 2 करोड़ से अधिक है और यहाँ पर उज्बेक 80%, रूसी 5.5%, करकलपक 2.5% और 1.5% के रूप में ततार लोग निवास करते हैं। उज्बेकिस्तान गैस, तेल और कोयले के भंडार से संपन्न देश है। इसके अलावा सोने, चांदी, सीसा, जस्ता, यूरेनियम और टंगस्टन आदि भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को एक एकल गैर चूक योग्य आरक्षित निधि के रूप में मंजूरी दे दी है। इसमें फाइनेंस एक्ट 2007 के सेक्शन 136B के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके बारे में आपको और बताएं तो ये नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है, यानी कारोबारी साल खत्म होते ही फंड लैप्स नहीं होगा। इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन का पैसा फंड में डाला जाएगा। साथ ही हेल्थ सेक्टर फ्लैगशिप स्कीम पर इस फंड का खर्च होगा। आपको बता दें कि इस फंड में राजस्व का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित स्वास्थ्य मंत्रालय की फ्लैगशिप योजनाओं और आपातकालीन और आपदा सहायता प्रतिक्रियाओं के लिए किया जाएगा। इस फंड को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसके लाभ के बारे में आपको बताएं तो इसके मुख्य लाभ ये होंगे कि तय संसाधनों की उपलब्धता के जरिए यूनिवर्सल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर तक पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में इसके लिए तय राशि समाप्त नहीं होगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, क्योंकि विकास के बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। बेहतर स्वास्थ्य बेहतर उत्पादकता की ओर ले जाता है। इसलिए इस कोष की आवश्यकता थी ताकि सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके। आज की इन खबरों को प्रश्नों के रूप में समझें। आइए उससे पहले जान लेते हैं कल के हमारे करंट एक्सप्रेस कार्यक्रम में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही जवाब क्या थे। डीआरडीओ के संदर्भ में पूछे गए कल के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन सी।
इसरो के संदर्भ में पूछे गए कल के हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन सी। और ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के संदर्भ में पूछे गए कल के हमारे अंतिम और आखिरी प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए आज की इन खबरों को आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न के रूप में समझते हैं। आज के पहले प्रश्न के रूप में हाल ही में मूडीज द्वारा कोरोना वायरस पर एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूडीज के मुताबिक महामारी की रफ्तार धीमी होने के बाद पॉलिसी एक्शंस इकोनॉमिक एक्टिविटी और फाइनेंशियल मार्केट्स को सहारा देंगे, या फिर मूडीज ने उम्मीद जताई है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेज होने के बावजूद साल 2021 में महामारी कायम रहेगी। आज के दूसरे प्रश्न के रूप में राष्ट्रीय रेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेल योजना 2030 का मकसद देश के उद्योगों की परिवहन लागत को कम करना है, या फिर इस योजना के तहत दिसंबर 2023 तक रेलवे की बड़ी लाइन का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा। और आज के अंतिम और आखिरी प्रश्न के रूप में हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है, यानी कारोबारी साल खत्म होते ही फंड लैप्स नहीं होगा, या फिर इस फंड को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा। आज के इन सभी प्रश्नों का सही जवाब क्या है, इसका उत्तर आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के इन सभी प्रश्नों का सही जवाब जानने के लिए कल का हमारा करंट एक्सप्रेस कार्यक्रम देखना न भूलें। तो आज के हमारे करंट एक्सप्रेस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ।